हेलो डियर स्टूडेंट, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइगेंस का सेकंड प्रिंसिपल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव होता है, उसके पीछे ट्रायंगल क्या लगता है, एंगल का डिवीज़न कैसे है, एंगल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, और फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल लगा के हमने प्रूव कर दिया था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। ये हमने ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमने प्रूव किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। बहुत छोटा सा लॉ है और यहाँ पे हम प्रूव करेंगे साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है और यहाँ से हमारी बातें टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे ये हमारा एक सरफेस है, दैट इज जेड एंड जेड डैश। ठीक, ये हमारा सरफेस है जेड एंड जेड डैश। आप कहोगे सर ये क्यों ऐसे बनाते हैं, तो मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। आप सभी को याद होगा हमने जब मिरर चैप्टर आपको पढ़ाया था तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने पढ़ाया था, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम एक प्लेन सरफेस लेते हैं, याद करो, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। और जब इस स्मूथ सरफेस पे रेज आती हैं और ये टकरा के चली जाती हैं और फिर हमें पता चलता है कि दिस एंगल इज़ आई इज इक्वल टू दिस एंगल इज़ आर। तो ये जो हम प्लेन सरफेस ले रहे थे यही हमने कल के टॉपिक में वेव ऑप्टिक्स के प्रीवियस क्लास में लिया था, जेड जेड डैश। और सेम एज वेल एज अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में भी दो मीडियम को अलग करने के लिए एक लिमिटिंग लाइन होनी चाहिए ना। जैसे मान लो कि यहाँ का मीडियम μ1 है, यहाँ का मीडियम μ2 है, दोनों ये डिफरेंट मीडियम है, तो अलग करने के लिए एक सरफेस होना चाहिए ना, लिमिटिंग सरफेस। एक ऐसा लाइन होना चाहिए ना, बाउंड्री होनी चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम बता पाएँ कि ये मीडियम क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारा कहानी था। यही रीज़न है कि हम यहाँ पे जो डायग्राम बनाते हैं, जो जस्ट अभी हमने प्लॉट किया, ये देखिए जेड जेड डैश, ये इसीलिए हमने ऐसे बनाया है। अब चलिए इस पे नेक्स्ट इसका डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ पर भी वेव फ्रंट आएगा। देखो वेव फ्रंट कैसे आएगा, ये देखो वेव फ्रंट आ रहा है हमारा, कल के क्लास में हमने पढ़ाया था, ये देखिए वेव फ्रंट। ठीक है, ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूँ ये वेव फ्रंट है बेटा, वेव फ्रंट। तो ये हमारा वेव फ्रंट है, इसका भी नाम हम दे देते हैं ए बी वेव फ्रंट। ठीक, ये वेव फ्रंट आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमें वेव फ्रंट ले आना है और वेव के परपेंडिकुलर चलती है रेज। ये हाइगेंस बाबा ने बोला है, हाइगेंस बाबा मतलब हाइगेंस साहब ने बोला है। ठीक, चलिए, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रेज। अब यहाँ पे हम नॉर्मल प्लॉट करते हैं, ये देखिए नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल प्लॉट किया और ये हमने नॉर्मल प्लॉट किया। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चलिए अब सही है। ये हमने नॉर्मल प्लॉट किया। अब जैसा कि आप जानते हैं, मुझे एक बात बताना, जैसा कि आप जानते हैं जब ये वेव फ्रंट आ रहा है, जब हमारा ये वेव फ्रंट आ रहा है तो सबसे पहले यहीं पर टच करेगा। ये देखो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया एकदम सही है ना। ये वेव फ्रंट सबसे पहले कहाँ हिट करेगा, इस पॉइंट को, तो इसको मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट। ठीक है, वेव फ्रंट का ए पॉइंट। और अब समझना, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स अब दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं व्हेन टू मीडियम आर ट्रांसपेरेंट एंड ऑल्सो द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको पता है, याद करो रिफ्रैक्शन की कहानी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन याद है ना। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बेंड कर जाएगा, आपको पता है, लेकिन ये बातें मैं प्रूफ करने के लिए आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1। पहले वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1, और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v2। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, आपको पता है कि दो मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होती है। याद करिए भैया, याद करिए, रिफ्रैक्शन फिनोमिना, दो अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है। तो पहले वाले मीडियम की स्पीड हमने v1 माना, दूसरे मीडियम की स्पीड हमने v2 माना कि यहाँ पर जो लाइट चल रही है वो v2 से। एक्चुअल में ये नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं बना है, लेकिन हमने ये एज्यूम किया है कि सेकेंड मीडियम में जो वेलोसिटी है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की v2 है। अब एक बात बताना, ये जो डिस्टेंस है सबसे पहली बार वेव फ्रंट कहाँ टच करेगा, ए पॉइंट पे। समझते चलना कॉन्सेप्ट। ये जो ए बी वेव फ्रंट है, ये जो प्लेन ए बी वेव फ्रंट है, ये सबसे पहले सरफेस को कहाँ टच करेगा, ए पर।
और ये वाली जो डिस्टेंस है ये अभी टच नहीं किया है। कहने का मतलब ये वाला जो हमारा वेव फ्रंट है बी पॉइंट, ये जो पॉइंट बी है ये अभी टच नहीं किया है, ये अभी टच नहीं किया है। तो ये दूरी जो है, ये जो डिस्टेंस है बी से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट को हम कह देते हैं, इस पॉइंट को हम क्यों ना नाम दे दें, चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं पी, इसको हम नाम दे देते हैं पी। ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट पी। तो ध्यान से देखना, ये जो बी है, बी पॉइंट, वेव फ्रंट का जो बी पॉइंट है ये अभी इसको टच नहीं किया है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो ये जो प्लेनर वेव फ्रंट है, ये जो प्लेनर इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, प्लेनर ए बी वेव फ्रंट है, ये सबसे पहले कहाँ टच करेगा, ए पर, और ए से क्या निकलने लगेगी, सेकेंडरी वेवलेट्स, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। और एक समय आएगा आफ्टर टाइम टी, ये जो बी पॉइंट है ये आफ्टर टाइम टी, ये लिख लो, ये जो बी पॉइंट है वेव फ्रंट ऑन पॉइंट बी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी टचेज द, आफ्टर टाइम टी टचेज द बाउंड्री, टचेज द बाउंड्री जेड जेड डैश। कहने का मतलब ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी, और पूरा लिख दूँ इसको, पॉइंट बी हिट द सरफेस, या फिर पॉइंट बी, हाँ सही है, इतना सही है, पॉइंट बी आफ्टर टाइम टी, जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी आफ्टर टाइम टी टचेज द बाउंड्री जेड जेड डैश। तो ये डिस्टेंस हम कह सकते हैं कितना होगा, v1t, v1t। अगर डाउट हो तो बताओ, डाउट नहीं होगा क्योंकि आप पढ़े हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले मीडियम में स्पीड क्या है, v1 है, और टाइम कितना ले रहा है, t टाइम। अब एक बात बताना, तुम मुझे एक बात बताओ, ये वेव फ्रंट हमारा ऐसे चल रहा है, ध्यान से समझना, ये वेव फ्रंट है ए बी, ये ए बी वेव फ्रंट है, ए बी कौन सा वेव फ्रंट है बेटा, ए बी। ये वेव फ्रंट क्या है, ए बी। ये वेव फ्रंट क्या है, ए बी। ये वेव फ्रंट क्या है, ए बी। मुझे एक बात बताओ, जब ये ए बी वेव फ्रंट चल रहा है तो सबसे पहले कहाँ टच कर रहा है, बस एक बात बताना, सबसे पहले कहाँ टच कर रहा है, ए पर, सबसे पहले यहाँ टच कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये वेव फ्रंट रुका रहेगा क्या, मतलब अपने दिमाग से सोचो कि जब ये वेव फ्रंट ए पर टच कर गया है तो क्या ये बैठा रहेगा क्या इंतज़ार करेगा क्या कि भैया बी तुम भी पास आओ तब साथ साथ चलते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो होगा क्या, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट बेंड करके ऐसे बढ़ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं ना, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम या वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करता है तो ये बेंड कर जाती है। तो बात को समझिएगा, कहानी को समझिएगा, जितना टाइम में, जितने टाइम टी में ये बी से पी दूरी ट्रेवल करती है, वेव फ्रंट हमारा, इंसिडेंट ए बी वेव फ्रंट हमारा बी से लेकर पी डिस्टेंस, बी से लेकर पी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v1t, उतने ही टाइम पीरियड में, उतने ही सेम टाइम पीरियड में ये हमारा जो ए वेव फ्रंट है, ए वेव फ्रंट, ये आगे बढ़ जाएगा और ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v2 इंटू टी, v2 इंटू टी, क्योंकि टाइम सेम है लेकिन स्पीड अलग है। तो ये जो डिस्टेंस मैंने बनाया, ये जो डिस्टेंस ग्रीन पेन से, ये हमारा होगा v2 इंटू टी। और यहाँ से फिर हमें पता चल गया कि ये हमारा वेव फ्रंट है, आफ्टर टाइम टी ये हमारा वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट का मैं कलर रेड कर दे रहा हूँ, ये देखिए, वेव फ्रंट का मैं कलर जानबूझ के रेड कर दे रहा हूँ क्योंकि हम बार बार आफ्टर टाइम टी वेव फ्रंट ही प्लॉट करते हैं और ये हमारा रेज ऐसे बेंड करके निकल जाएगी। तो ये हमारी जाने वाली रेज है, ये देखो, ठीक, ये पूरा मैंने रेड पेन से दिखा दिया। ये वेव फ्रंट है और ये जाने वाली रेज है, तो कुछ ऐसे ये निकल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो होगा क्या, होगा सिर्फ इतना, जो ये डिस्टेंस है ए से लेके इसको, तो अब इसका नाम क्या करें, पी, और इसको दे देते हैं बी डैश, बी डैश। तो आइए लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ ले कुछ चीज़ें, नहीं तो भूल जाओगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो ए बी है, ए बी हमारा, ए बी इज़ आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी इज़ आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है।
with speed v1. AB इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट विद स्पीड v1, क्योंकि वेव फ्रंट ही हमारा मूव कर रहा है तो वेव फ्रंट की स्पीड हमने क्या एज्यूम कर लिया v1, ठीक है। और सेम एज इट इज अब दूसरी चीज, अब पी बी डैश यहाँ पे लिखते चलिएगा, पी बी डैश इज आवर वेव फ्रंट, नहीं, पी बी डैश इज आवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड इज आवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, पी बी डैश इज आवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, when it is, after time t, when it is enters, when it is enters in second medium, in second medium। कहने का मतलब ये हमारा पी बी डैश जो है, पी बी डैश, ये देखो बेटा पी बी डैश, ये जो पी बी डैश है ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और जो हमारा ए बी है ये ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो ए बी के बारे में हमने इधर पढ़ लिया और हमने कहा जो पी बी डैश है ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और ये कब का है, जब ये एंटर कर जाता है दूसरे मीडियम में, और आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी टाइम बाद वेव फ्रंट कहाँ है, तो वो ये है हमारा। और अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है, जैसा कि हम जानते हैं दिस एंगल इज आई, आप याद करो इंसिडेंट रे हमारी ये है ग्रीन वाली, ये ग्रीन रेस क्या है, ये देखो ये इंसिडेंट रे है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है, सर क्या पढ़ाया गया है, वेव फ्रंट के चलने के परपेंडिकुलर होती है रेज। अगले स्लाइड में देख लो, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर हमारा प्लेनर वेव फ्रंट ऐसे चल रहा है जैसा कि हम दिखाए थे आपको, यही तो हमारा ए बी था, यही तो हमारा बेटा ए बी था, और आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, हाइगेंस ने यही बोला था कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रेस चलती हैं, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो अगर हमारा ए बी वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट, तो रेस कैसे चलेंगी, कुछ ऐसे, ये हमारी रेज हैं जो ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ आवर इंसिडेंट रेज, दिस इज़ आवर इंसिडेंट रेज। और ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉ बोलता है, ठीक। चलिए, तो इस डायग्राम में हमारा जो एंगल आई है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल आई, क्योंकि जानते हैं आने वाली रेस का, आने वाली मतलब इंसिडेंट, तो इंसिडेंट रेस का नॉर्मल के साथ बना एंगल आई होता है, और सेम एज वेल एज आपको पता है कि जाने वाली रेस का नॉर्मल के साथ बना एंगल क्या होता है, आर। तो जाने वाली रेस ये है। अब जाने वाली रेस को किस कलर से ड्रॉ करें तो जिससे आप समझ पाएँ, तो आइए देखिए, ये हमारी जाने वाली रेस है, ये जो मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए ये रिफ्रैक्टेड रेस है, ठीक, ये हमारी सबके सब रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये ग्रीन वाला भी, यहाँ तक ये ग्रीन वाला भी, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज है। तो जाने वाली रेस का नॉर्मल के साथ बना एंगल क्या है, आर। अब मैं आपको दिमाग से समझाता हूँ, दिमाग लगा के, आइए चलिए। ये कहानी थोड़ा सा, मैं अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि थोड़ा बेहतर बता सकूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़ बेटा, मैं साइड हो जा रहा हूँ, एक सेकंड मैं साइड हो जा रहा हूँ, तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और देन हम लोग मूव ऑन करते हैं इसको सही से लिखने के लिए। तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं इसको साइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। गलती से ये हमें लगता है कि अनसिलेक्टेड, हाँ अब सही है। चलिए, ए बी इज़ आवर वेव फ्रंट, इसको यहाँ छोटा सा पड़े रहने दें, और सेम एज वेल एज इनको भी हम थोड़ा छोटा करके साइड में रख दें। विजिबल है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई, तुम यहाँ आ गए, वाइट बोर्ड पे सब आ रहा होगा मुझे भरोसा है, ठीक। ये दोनों बातें यहाँ हो गई। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ तो ताकि फिर मैं ट्रायंगल वगैरह समझा पाऊँगा। चलिए, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बड़ा बनाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए,
ये डायग्राम मैं फिर से बड़ा बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ क्या है। आइए ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल लॉ से हमारा प्रूव होने जा रहा है। सबसे पहला हम ट्रायंगल बनाएंगे, कौन सा सर? आइए दिखाते हैं कौन सा। पॉइंट ए ये है हमारा पॉइंट ए, फिर ये है हमारा पॉइंट बी, और ये है हमारा पॉइंट पी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। और इसी के नीचे एक ट्रायंगल और है, देखिए कैसे। ये ऐसे रेज गई हैं, ये रेज ऐसे गई हैं, जाने दो, इनको जाने दो। और ये हमारा एक लाइन है, इसको मैं चेंज कर दूँ, कलर चेंज कर दूँ ताकि विजिबल सही हो। ये हमारी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और ये P है, दिस इज B डैश, PB डैश, समझ गए होगे, PB डैश। अब आप मुझे लॉजिकली एक बात बताना, ये Z है, ये Z डैश है। पूरा डायग्राम ध्यान से देखो, पूरा डायग्राम। A पॉइंट, B पॉइंट, P पॉइंट। ठीक है, सही है ना? नीचे देखो, AB डैश ये है, PB डैश ये है, और हमारा पॉइंट P ये है। अगर मैं आपको यहाँ पे बारीकी से कुछ चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पे नॉर्मल हम नहीं प्लॉट कर सकते हैं। ये देखो हमने नॉर्मल प्लॉट कर दिया, नॉर्मल, ठीक। और सेम एज वेल एज यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल प्लॉट कर दिए, नॉर्मल है हमारा, ठीक। दिस इज़ आवर N2 नॉर्मल, दिस इज़ आवर N1 नॉर्मल। यहाँ तक सही है चीज़ें। अब ध्यान से देखिएगा, ये रेस देखो, ये ग्रीन वाली, ये वाली कौन सा ग्रीन कलर से बना है ना, तो मैं ग्रीन कलर से ही बनाऊँ ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आए। ये देखो ग्रीन कलर से, ये मैंने ग्रीन से बना दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली रेस कौन सी, ये वाली, ये रेज नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, आई। तो ये एंगल यहाँ पे भी देखो क्या बनाएगा, आई। सही है, यस सर, आई। अब ध्यान से देखना, आने वाली रेज और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है। ये देखो आने वाली रेज, ध्यान से देखिए, ये हमारी आने वाली रेज है। ये देखिए आने वाली रेज, देखिए गलती से ही रेज हो गया, यही होता है डिजिटल का कमाल। चलो देखो, ये आने वाली रेज है, ध्यान से देखो, ठीक। और आने वाली रेज के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। ये देखो ऐसे ही तो है, आने वाली रेस के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी तो सीन बनेगा, आने वाली रेस परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट के। तो ये एंगल क्या हो जाएगा सर, कौन सा, ये वाला, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई। ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर ये एंगल आई है, छोटे वाले डायग्राम में देखो चाहे इस डायग्राम में देखो, दोनों का मतलब सेम है। अगर ये एंगल आई है तो आने वाली रेस के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, और आने वाली रेस के परपेंडिकुलर है ए बी हमारा परपेंडिकुलर है। तो बगल वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस आई। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई। और फिर तुम गौर से देखो तो ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री हैं। देखो ध्यान से, नॉर्मल और ये लाइन, ये देखो नॉर्मल और ये लाइन देखो 90 डिग्री है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आँख गड़ा के देखो, आँख गड़ा के 90 डिग्री पर है कि नहीं सर, कौन सा, ये रहा नॉर्मल, और ये वाली लाइन जेड डैश 90 डिग्री पर है। तो ये एंगल फाइनली क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि ये एंगल आई है, तो डायरेक्टली हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा, आई। यही हमें ट्रायंगल में बनाना था, चलिए ठीक है, एक कहानी क्लियर। अब सेम उसी तरह यहाँ पे समझो, आओ सेम उसी तरह यहाँ पे समझो। ये देखो नॉर्मल का ये एंगल आर है, देखो नॉर्मल का जाने वाला एंगल क्या है, यही तो आर है। ये देखो आर, ठीक। जाने वाली रेज ये देखो भैया, अरे भैया बाबू, राजा बाबू कहाँ हो तुम लोग, ये देखो जाने वाली रेज और नॉर्मल के साथ आर एंगल, सेम वही चीज़, जाने वाले का नॉर्मल से एंगल आर। अब एक बात बताना, जाने वाली रेज और रिफ्रैक्टेड रेज 90 डिग्री पर होते हैं, आपको पता है। जाने वाली रेज और वेव फ्रंट 90 डिग्री पर है सर, कौन सा, ये देखो जाने वाली रेज रिफ्रैक्टेड रेज और वेव फ्रंट 90 डिग्री पर है कि नहीं, खुद देखो, जाने वाली रेज और वेव फ्रंट 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस स्मॉलर एंगल इज 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। आपको समझ में आ गया होगा, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल 90 माइनस आर।
ठीक, 90 माइनस आर। तो सेम उसी तरह जो कहानी मैंने समझाया था, सेम उसी तरह अब नॉर्मल का ये वाला लाइन देखो, ये नॉर्मल का और ये सरफेस, ये भी तो आपस में 90 डिग्री है। ये देखो, ये भी तो 90 डिग्री है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। और ये 90 डिग्री मैंने बना भी दिया, 90 डिग्री बना दिया। अब एक बात बताना, जब ये छोटा एंगल 90 माइनस आर है, सर कौन सा, ये नीचे वाला एंगल हमारा 90 माइनस आर है, तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, आर। और यही हमें ड्रॉ करना था। और अब इस ट्रायंगल में बस साइन लॉ लगा दो, आंसर ऑटोमेटिकली निकल के चला आएगा। केवल साइन लॉ लगाना है, आंसर निकल के चला आएगा। देखो कैसे प्रूव होगी सारी चीज़ें। ये डिस्टेंस v1t है, मैंने पहले बोला था कि पहले वाले मीडियम में चला गया डिस्टेंस क्या होगा, v1t। ये देखो b से लेके p तक, तो जो bp है, bp बराबर है v1t, इक्वेशन नंबर 1। जो bp है, bp हमारा v1t है। और सेम उसी तरह ab डैश, जो ab डैश है ये v2t होगा, क्योंकि दूसरे मीडियम में ये एंटर कर गया है। जो ab डैश, ये देखो ab डैश, ये ab डैश, ये हमारा क्या है, v2t है, क्योंकि दूसरे मीडियम में स्पीड क्या है भैया, v2t। तो ये डिस्टेंस हमारी v2t है, ये वाली रेज हमारी v2t है। ठीक, अब बस इस ट्रायंगल में तुमको साइन i बाई साइन r बराबर कांस्टेंट प्रूफ करना था। तो जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, सामने देखो मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ एक लाइन में, स्नेल्स लॉ जैसा कि हम जानते हैं। ये सारी कहानी मैंने इसलिए समझाया कि डेप्थ वे में चीज़ें समझ में आए। यहीं पर मैं प्रूफ कर सकता था डायरेक्टली, देखो कैसे, ये एंगल i तो ये एंगल i, ये एंगल r तो डायरेक्टली ये एंगल r। लेकिन तुम कन्फ्यूजिया ना समझते हो ना, कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने बड़ा डायग्राम बनाया। दिस एंगल इज i, ये देखो दिस एंगल इज i, सो दिस एंगल इज i, दिस एंगल इज r, सो दिस एंगल इज r। और हमने ट्रायंगल बना के अब यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। सर क्या, वी नो according to Snell's law, we know according to Snell's law, sin of i डिवाइड बाई साइन ऑफ r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही हमें प्रूफ करना है, बात समझिएगा, हमें यही प्रूफ करना है। डाटा उठा के रख दो, ये जो गिवन ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल, यहाँ पे साइन आई की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल मैं लिख दे रहा हूँ अगले स्लाइड में, ध्यान से। अब ये डायग्राम में अलग स्लाइड में चल रहा हूँ, देख लो। तो ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, एक ट्रायंगल हमारा ऐसे बना था, ये ए है, ये पी है, ये बी है। अच्छा सॉरी उल्टा हो गया क्या, ए बी पी, अच्छा ये है, बस पॉइंट हल्का सा। ये ए है, ये बी है, ये पी है, जहाँ पर ये एंगल हमारा आई है, ठीक। और ये डिस्टेंस हमारी है v1t, ठीक है। और ऊपर से ये 90 डिग्री पर है, ये कैसे है, 90 डिग्री पर। चलिए देखिए, अब सरफेस को देख लीजिए एक बार, आप ध्यान से देखो। मुझे पता है कि 90 डिग्री पे ये एंगल है, ये 90 डिग्री वेव फ्रंट और ये 90 डिग्री। तो देखो ध्यान से, ए पॉइंट, बी पॉइंट, पी पॉइंट, ये मैंने ट्रायंगल उठा के अलग कर दिया, ये ट्रायंगल मैंने उठा करके अलग कर दिया, ठीक। यही ट्रायंगल मैंने उस स्लाइड में बनाया, देख लीजिए, ठीक है। ए है, बी है, पी है, देख लीजिए, ए है, बी है, पी है। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये इंसिडेंट रे है जो मैं अभी प्लॉट कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे। और वेव फ्रंट 90 डिग्री पर, ये देखो 90 डिग्री पर दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि ये इंसिडेंट है और परपेंडिकुलर वेव फ्रंट कुछ ऐसे, इंसिडेंट वेव फ्रंट 90 डिग्री पर होता है, इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट 90 डिग्री पे होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यही चीज़ मैं अगली स्लाइड में बना दिया हूँ, ये देखो
ए बी पी, इसकी कहानी क्लियर। अब चलो दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं, दूसरे ट्रायंगल ए बी डैश पी पे। अब नीचे वाले ट्रायंगल पे ए बी डैश पी पे, ए बी डैश पी पे, तो इसी में बना देते हैं ए बी डैश पी पे, ऐसा डायग्राम है, ये बी डैश है। आइए देखिए ऐसा ही, तो ये देखो ए से नीचे गए तो बी डैश और उसको इससे ज्वाइन कर दो तो पी, ए बी डैश पी, ऐसा ट्रायंगल है। तो यही मैंने बनाया है, देखिए मैंने वही तो बनाया है, क्या दिक्कत है, ठीक। और इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, वहाँ ये एंगल 90 डिग्री है। सर कैसे, रट के बैठे हैं क्या? नहीं भाई, ऐसे कैसे कह दिए रट के बैठे हैं। देखो ये जाने वाली रेज है, ये देखो देखो ये जाने वाली रेज है कि नहीं, जाने वाली रेज, रिफ्रैक्टेड रेज। तो जाने वाली रेज के परपेंडिकुलर ही तो वेव फ्रंट होगा, ये वेव फ्रंट है, मैंने लिखा भी है पी बी डैश इज आवर वेव फ्रंट। ये देखो पी बी डैश इज आवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये देखो जाने वाली रेज यूँ है, जाने वाली रेज ये है, और ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट। तो दोनों कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, वही चीज़ मैंने बनाया है। तो हमने पहले ही बना दिया 90 डिग्री। अब एक बात बताना, ये ए बी डैश पी डायग्राम समझ ही गए होगे, ट्रायंगल को बस अलग किया हूँ। और ये डिस्टेंस कितना है V2T, डिस्टेंस कितना है V2T, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे V2T, ये वाली, ठीक। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, V2T। अब बस यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा के, ये एंगल R है, दिख ही रहा है हमें, डायग्राम में दिख ही रहा है, ये देखो एंगल R दिख गया ना, एंगल R। चलो अब इस पे लगाते हैं बस स्नेल्स लॉ जो हमने लिखा था। तो साइन की वैल्यू कितनी है, साइन I बाई साइन R। तो साइन बराबर क्या होता है भैया, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो हमारा परपेंडिकुलर है, I के सामने वाला एंगल क्या है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने। तो साइन I की जगह हम लिखेंगे V1T डिवाइड बाई AP, डिवाइड बाई AP, यही तो लिखोगे ना। याद करो भैया साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडी अपॉन हाइपो। तो ये हमने लगा दिया परपेंडी अपॉन हाइपो, बड़ा सा डिवाइड। अब साइन R को देखो, तो साइन R क्या होता है सर, साइन R भी तो होगा परपेंडी अपॉन हाइपो। तो R के सामने जो भी है परपेंडी, ये रहा V2T, और हाइपो कौन है, AP। दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस क्या है, बीच वाला। दोनों ट्रायंगल में हाइपो का काम कौन कर रहा है, ये बीच वाला। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये देखो बी के जस्ट सामने वाला हाइपो, बी के सामने हाइपो। तो आप मुझे एक बात बताओ, AP से AP कट गया, इक्वेशन क्या बन गई, साइन I के सामने आ गया V1T और साइन R के सामने आ गया V2T। टाइम T से टाइम T कट गया और हमारा ये रेशियो ही तो कहलाता है स्नेल्स लॉ। साइन I बाई साइन R का रेशियो अगर V1 अपॉन V2 आ जाए तो इससे प्रूव होता है कि ये डाटा कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। याद करो स्नेल्स लॉ का ब्रॉड फॉर्म यही होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रूव होता है स्नेल्स लॉ। करना बेटा कुछ खास नहीं था, पूरे लॉजिक में करना कुछ खास नहीं था। ट्रायंगल बनाना था, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को समझना था, एंगल का खेल समझना था, कैसे साइन I का डाटा ये हुआ, कैसे साइन R का डाटा ये हुआ, इस बात को समझना था। और जैसे डाटा पुट करोगे T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 बाई V2, और दोनों के स्पीड का रेशियो कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक। अब जो भी क्लासेस मैंने पढ़ाया है एक बार इस खाली स्लाइड में एक बार डेप्थ में देख लेते हैं कि हुआ क्या था कहानी। हम सबसे पहले लेते हैं जेड डैश, एक रिफ्रैक्टेड प्लेन सरफेस, और यहाँ पे वेव फ्रंट आ रही है, ये हमारा वेव फ्रंट आया, ठीक, ये वेव फ्रंट आया। अब आपको पता है कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है रेज, तो ये हमारा वेव फ्रंट है जो कि 90 डिग्री पर है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। हम इसका नामकरण कर देते हैं AB, ये हमारा नामकरण हो गया AB। अब आप समझिएगा आने वाली रेज, ये आने वाली रेज, जब आने वाली रेज
पहली बार ए सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो यहाँ से सेकेंडरी वेव्स चलने लगेंगी। और आप पढ़े भी हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये रेज अकॉर्डिंग टू नॉर्मल मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। आपको पता ही है ये रेज शिफ्ट कर जाएगी, ये रेस क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगा। और सेम एज वेल एज ये भी रेस टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन किस प्रिंसिपल से शिफ्ट किया ये बात बहुत समझना जरूरी है, तो ध्यान से समझना। जो ए पॉइंट है यहाँ पे टाइम को एज्यूम कर लेते हैं 0, क्योंकि पहली बार सरफेस को कहाँ हिट करेगा, एट पॉइंट ए। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है पहली बार कहाँ टच करेगा, ए पर। तो ये ये वेव फ्रंट रुका नहीं रहेगा बेटा, ये जो वेव फ्रंट है ये रुका नहीं रहेगा, ये दूसरे मीडियम में घुस जाएगा, दूसरे मीडियम में। जैसे ये वेव फ्रंट जो आ रहा है ये रुकेगा नहीं, दूसरे मीडियम में घुस जाएगा। तो जो बी पॉइंट है, अभी बी पॉइंट पहले ही मीडियम में है, ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है ये अभी पहले मीडियम में है, लेकिन ए वाला पॉइंट दूसरे मीडियम में एंटर कर गया, ये दूसरे मीडियम में एंटर कर गया। तो जब दूसरे मीडियम में एंटर कर गया तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, v2 होगी, और लिया हुआ टाइम कितना है, v2t। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, v2t। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, इस पॉइंट ए पर घड़ी क्या है, 0। इस पॉइंट ए पर घड़ी हमारी 0 पर है और ये हमारा नॉर्मल है। तो हम एज्यूम करते हैं कि बी वाला पॉइंट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, बी वाला पॉइंट जो बी है ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड क्या है, v1, और लिया गया टाइम t है। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, v1t, ये 1 है, v1t। और इतने ही टाइम में ए वाला वेव फ्रंट, ए वाली रेस कितना आगे बढ़ जाएंगी, तो ए वाली रेस हमारी आगे बढ़ जाएगी v2t। ठीक है। तो ए वाली जो वेव फ्रंट है, मतलब ये जो ए वेव फ्रंट है, ए वेव फ्रंट एंटर करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, v2t, और उतने ही सेम टाइम में ये अभी v1t ही ट्रेवल करेगा, ये v1t ही ट्रेवल करेगा। और आपको पता है कि v1 हमारा ग्रेटर देन अगर v2 है तो जाहिर सी बात है v1t जो डिस्टेंस होगी ये बड़ी होगी और v2t हमारी छोटी होगी। आप याद करो v1 पहले मीडियम में है ना, तो पहले मीडियम को रेयरर एज्यूम करने में क्या दिक्कत हो रहा है, इसको एयर मान लो, एक जिसका म्यू क्या है, एयर है। तो पहले वाले मीडियम में स्पीड v1 है और दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो आप खुद ही सोचो, अगर हमारे पहले मीडियम में एयर है तो स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, तो v1 हमारा ज़्यादा है और v2 हमारा कम है, क्योंकि दूसरे मीडियम में स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दूसरे मीडियम में जो v2 है ये v2 क्या रहेगा, कम रहेगा। तो खुद ही समझो, अगर v1 बड़ा है v2 छोटा है, तो जब इसको t से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस भी तो बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। अगर v1 बड़ा है तो v1t भी क्या होगा, बड़ा होगा, और v2t क्या होगा, छोटा होगा। और ड्यू टू दिस रीज़न आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में v1t डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है क्योंकि सिंगल मीडियम में है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में v2t छोटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ से हम क्या प्लॉट कर देते हैं, टेंजेंट, यहाँ से हम टेंजेंट प्लॉट कर देते हैं। और टेंजेंट क्या देता है, इन्वेलप देता है। टेंजेंट हमारा इन्वेलप देता है आफ्टर टाइम t का वेव फ्रंट। तो ये जाने वाली रेज हो गई, ये जाने वाला वेव फ्रंट हो गया। ये देखो, ये जो रेड पेन से मैंने ड्रॉ किया है ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इन सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इन सेकंड मीडियम। और यहीं से फिर हमने एंगल का सारा खेल समझा, दिस एंगल इज आर, सो डायरेक्टली दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज आई, इंसिडेंट का नॉर्मल से आई, तो दिस एंगल इज आई। बाकी आपको डिस्टेंस सब कुछ विजिबल है, बस साइन बाय साइन लगा लो, कांस्टेंट आ जाएगा, आंसर हमारा प्रूव। और स्नेल्स लॉ हुआ हमारा यहाँ पे समाप्त। तो आज के क्लास में हमने क्या जाना कि स्नेल्स लॉ को प्रूव करने के लिए आपको ये 2 स्लाइड याद होना चाहिए। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत मार देना, पता चले सर हम इग्नोर मार देंगे, भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख दे रहा हूँ, एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है।
बस अब जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसका नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। कल की क्लास मैंने बोला था कि आपको नोट्स मिलेगी, तो ये हमारा सेकंड स्लाइड था और ये हमारी पहली स्लाइड थी। ठीक, ये हमारी पहली स्लाइड थी। आपको बताना पड़ेगा आने वाली रेस कौन है, रिफ्रैक्टेड रेस कौन है। फिर साइड में ये बातें लिख दो, स्नेल्स लॉ प्रूफ करने के लिए लिख दो, ये डायग्राम प्यारा सा बना दो और फिर उसके बाद ये ट्रायंगल लॉ अलग से दिखा के साइन लॉ लगा दो, प्रूव हो जाएगा। और V1/V2 का रेशियो कांस्टेंट होता है, ये मैं नहीं कहता, बहुत साल पहले न्यूटन बाबा कह के चल बसे, मतलब कह करके वो गुजर गए। तो ये हमारा तरीका था शॉर्टकट वे में समझने का। और यहाँ पे हमारा ये हाइगेंस प्रिंसिपल कंप्लीटली होता है समाप्त। बस आपको एक वन शॉट वीडियो दूंगा बहुत जल्दी। पहले